What is the doubt? इसमें डाउट ये है कि मार्शल ने पहले इसको त्रिमुख कहा है और देवता के 3 मुख है, ये गलत है। ये डाउट है। हाँ, कल 12 बजे कॉल कर लेना विनीता। चलो, ये मुझे लग रहा है कि पुरुष देवता त्रिमुखी हैं। त्रिमुखी तो नहीं दिख रहे हैं, इसमें देवता का फोटो भी दिया हुआ है। इसमें त्रिमुखी कहाँ है देवता? या ये हो सकता है कि तीनों तरफ चेहरे इनके बने हुए, नाक इधर भी निकली है, नाक इधर भी निकली है, मुंह इधर भी निकला है, मुंह इधर भी निकला है, ऐसा कुछ है। वनस्पति तो ऊपर निकला है ये सही है, तो फिर ये ई विल बी करेक्ट आंसर। ई, क्योंकि मार्शल यहाँ भी त्रिमुख कह रहे हैं, वहां भी त्रिमुख है, यानी 3 मुख यहाँ दिख भी रहा है अगर इसको हम जूम इन करें तो। कौन सा असत्य पूछ रहा है? तो उपरोक्त सभी सही है, अब असत्य कोई नहीं है। असत्य कोई है ही नहीं ना फिर। मैंने एक कर दिया गलत, ए नहीं होगा। एक मिनट रुको जरा, मैं एक बार और चेक करूं किसी और स्रोत से। हाँ जी, ये त्रिमुखी ही है, 3 मुख है। और कोई किसी का? सर, आज की यूट्यूब क्लास बड़ी क्लास बहुत अच्छी थी। आपने हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सर, आपने इस बार काम को बहुत ही शिद्दत से करते हैं और ये आपकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। डेली लाइव क्वेश्चन, थैंक्स। ओके अभिषेक, थैंक यू सो मच। सिंह वाला किसी सबसे पुराना साक्ष्य मेहरगढ़ और लोहरादेव है, लेकिन ऑप्शन में दोनों हो तो कौन करेक्ट होगा? लोहरादेव होगा, मेहरगढ़ नहीं होगा। ठीक है, पहले मेहरगढ़ माना जाता था, अभी रिसेंट जो इनोवेशन है वो लोहरादेव के संदर्भ। कॉइन्स की क्लास कमिंग मंडे कर लेते हैं। इंस्क्रिप्शन की क्लास भी करेंगे कभी। अभी जो नया कोर्स आपकी शुरू हो रही है, तो पहले जो सोर्सेज वाला होगा ना, तो कॉइन और इंस्क्रिप्शन ही तो सोर्सेज के अंतर्गत आ जाएंगे। राजस्थान का तो अभी कोई संजोग ही नहीं बन पा रहा है। देखते हैं राजस्थान का कब होगा। तो आगे बढ़ें, जो पढ़ा रहे थे, और कोई किसी को डाउट नहीं है? आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान कुछ ऐसी चीज है जो जब हो जाता है तो तभी पता चलता है। वो बताया नहीं जा सकता। दिस इज नॉट समथिंग मेंशनेबल कि बताया कि क्या है।
गुड नाइट, गुड नाइट, सो जाओ। मिताक्षरा, मिताक्षरा सिस्टम नहीं है। मिताक्षरा एक याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखी हुई किताब नहीं, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। ये लिखी गई है 11वीं सेंचुरी में, और जन्मजात उत्तराधिकार का नियम इसमें दिया गया है। किसी व्यक्ति के जन्म लेते ही क्या उत्तराधिकार में मिलेगा, ये नियम इसमें दिया गया है। खासकर हिंदू उत्तराधिकार संबंधी भारतीय कानून को लागू करने के लिए 2 नियम माना जाता है। एक नियम दिया गया है दाएं भाग में। दाएं भाग का मत बंगाल और असम में लागू है। दूसरा दिया गया मिताक्षरा में, जो बंगाल और असम के अलावा शेष भारत में मान्य है। तो मिताक्षरा में प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही अपने पिता के संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी हासिल हो जाती है। तो अभी तक लड़कियों को 2005 तक इसमें शामिल नहीं किया गया था। 2005 में इसमें संशोधन करने के बाद लड़कियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो मिताक्षरा एक कानून की किताब कह लो, प्राचीन काल में 5 उपशाखाओं में विभाजित है। ये बनारस की शाखा, मिथिला की शाखा, मद्रास, मुंबई और पंजाब की शाखा। और क्या है? तुलसी सबसे पूर्ण साक्ष्य, ये तो हो गया। राजस्थान का पेपर भी छुट्टी आ रही, किसी दिन करवा देते हैं। उपदेश और आदेश में क्या भिन्नता है? देखो, आदेश होता है ऑर्डर, आदेश होता है ऑर्डर। कोई ये बाह्य बात है, कोई आंतरिक बात नहीं। सभी का क्वेश्चन लिया जाएगा, क्वेश्चन का ही दिन है। उपदेश का अर्थ होता है जब व्यक्ति स्वयं के निकट हो जाता है, स्वयं की आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, स्वयं का ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है, तो ये फिर जो वचन उससे निकलते हैं, आत्मनिष्ठ वचन जो निकलते हैं, ये है उपदेश। उपदेश जो वर्ड है वो है सब्जेक्टिव। आदेश जो स्थिति है वो ऑब्जेक्टिव। आदेश में, आदेश का केंद्र हमेशा दूसरा है, बाहर है। उपदेश का केंद्र हमेशा भीतर है। जैसे मैं आत्मज्ञानी हूँ या बुद्ध के बारे में सुनो, बुद्ध उपदेश देते हैं, आदेश नहीं देते। तो बुद्ध अपनी बात कह रहे हैं, जो उनका अनुभव है वो कह रहे हैं। आप मानिए या ना मानिए, आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन आदेश में ऐसा नहीं होता। आदेश में ये बाध्यता होती है कि आपको मानना ही पड़ेगा। उपदेश वो वचन होते हैं जो आपके अंदर कुछ उलझा हुआ सुलझा जाते हैं। आदेश में ऐसी कोई बात नहीं। आदेश एक प्रकार की हिंसा है, एक प्रकार का एग्रेशन है, आक्रमण है। उपदेश आक्रमण नहीं है, उपदेश एक निवेदन है। आदेश में एक अपेक्षा होती है, उपदेश में कोई अपेक्षा नहीं। स्वायंत सुखाय के लिए कह दिया, मानना हो मान लीजिए तो आपका भला हो जाएगा, नहीं मानना हो तो कोई शिकायत नहीं। तो उपदेश सांसारिक नहीं होता, उपदेश संतों का होता है। आदेश सांसारिक होता है। आदेश का संबंध संसार से है, उपदेश का संबंध अध्यात्म से। समझ गए? इसमें कौन सा क्वेश्चन है? According to Portuguese writer Nunes, the women in Vijayanagara Empire were expert in which of the following areas: wrestling, astrology, accounting, soothsaying। चारों में? सूत्रसेन का मतलब होता है
प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी करना। ये कह रहा है नोनिस की विजयनगर की औरतें कुश्ती लड़ती थी। विजयनगर की औरतों के अंदर कौन कौन से स्किल थे? कुश्ती, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष, अकाउंटिंग यानी गणित या हिसाब किताब करना, सूत सिंह यानी भविष्यवाणी करना। अब भाई साहब नूनी जी ने विजयनगर के बारे में क्या क्या कहा है ये तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बहुत सारे यात्री गए, कुछ न कुछ बोले हैं बकवास। अब इनमें से अकाउंटिंग को शामिल किया है कि नहीं किया है, क्योंकि मैथमेटिक्स से औरतों का प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा नाता नहीं था। रुको मैं बताता हूँ, थोड़ा स्मृति का घोड़ा दौड़ाने दो, टाइम दो। हाँ, इसका उत्तर होगा चारों। चारों का बताया, यानी डी विल बी करेक्ट आंसर। कुश्ती, ज्योतिष, गणित, भविष्यवाणी सब करती थी, आज भी करती हैं। शादी के बाद ये भी चलता है, ज्योतिषी भी होती हैं। मेरी पत्नी को ज्योतिषी बता देती है कि आज कुत्ता कटेगा। उस दिन मैं कार का दरवाजा चारों तरफ खोलता हूँ, देख के पीछे उछे, आगे पीछे, आगे वो लगवाया हुआ है, वो टीवी लगा हुआ, पीछे का सब कुछ दिखता है ना उसमें, बैक करने के लिए पीछे नहीं घूमना। गणित इसका बहुत तेज है। 500 रुपये पॉकेट में दिए तो अगर 449 रुपये बचे तो 51 रुपये का हिसाब जरूर चाहिए। और भविष्यवाणी तो रोज होती है, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ये विजयनगर की बात नहीं, आज की भी बात। नोनीज बहुत ही जानकार व्यक्ति था। एंग्लो इंडियन समाचार, क्या ये इसमें क्या बताना, स्टेट्समैन का पब्लिकेशन ईयर? 1875 है। कलकत्ता, नई दिल्ली, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, 4 जगहों से प्रकाशित होता था। और इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। कनॉट प्लेस दिल्ली में भी था। ठीक है, ये तो सही दिया हुआ था, यहाँ 1878 लिखा हुआ है क्या? ये गलत लिखा हुआ है, ये 1875 है। जखबार के जोगियों के भगवान को राजस्व मुक्त भूमि अनुदान किसने दिया? ये तो अभी मैंने जल्दी ही कराया था आपसे।
कोई तो बताओ, हिंट तो दो, किसने दिया? अरे नहीं, नहीं पूछ रहा, हाँ पूछ रहा है। शाहजहां ने दिया जी। शाहजहां ने ही दिया था। अकबर की धम्म नीति बुद्धा नीति से प्रभावित होकर निकल आया है सर। क्या मतलब? अकबर की धम्म नीति कहाँ थी? गांधी जी ने इंडियन इंडस्ट्रियलाइज का विरोध नहीं किया, जबकि वो कुटीर इंडस्ट्री की बात करते थे। सर प्लीज, मुगल में जो दशमलव पद्धति है, मुगल में कहाँ दशमलव पद्धति? मैथमेटिक्स में है। अच्छा, अकबर वाला वो। पहली तो बात यह है कि गांधी जी ने इंडस्ट्रीज का विरोध किया था। गांधी जी वॉज अगेंस्ट द मशीन। गांधी जी मशीन का विरोध इसलिए कर रहे थे कि गांधी जी ये जानते थे कि मशीनों के कारण ही गुलामी मिली। विज्ञान की प्रगति ने मशीनों को पैदा किया, मशीनों की प्रगति ने बेरोजगारी को पैदा किया, बेरोजगारी की प्रगति ने गुलामी पैदा किया। गांधी जी कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं रेलवे मशीन मशीन सब बंद कर दूं। गांधी जी की दृष्टि कुछ और है। गांधी जी कहते हैं कि बड़े मजे से बिना विज्ञान की जिंदगी चल सकती है, चरखा काट के जिंदगी आराम से चल सकती है, लेकिन वो नीति के पक्ष में है, सत्य के पक्ष में है, धर्म के पक्ष में है। गांधी जी कहीं कहीं देख पा रहे थे कि आने वाले दिनों में ये मशीनें गुड़ गोबर करने वाली, पर्यावरण का विनाश कर देंगी, मनुष्यता का विनाश कर देंगी, पृथ्वी का विनाश कर देंगी, और इन सभी का विनाश करके आज ये जो पृथ्वी सम्मेलन, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये सब जो हो रहा है, क्या हो रहा है? किसकी देन है? मशीनों की देन। मशीनें केवल सुविधा लेकर के आई हैं आपके जीवन में, और क्या लेकर के आई हैं? मशीनें लाई हैं सुविधा और व्याधि, और कुछ नहीं लाई। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप का जीवन स्तर वैदिक काल के ऋषियों के जीवन स्तर से श्रेष्ठ, ज्यादा सुविधाजनक है, श्रेष्ठ नहीं। आने वाले 50 सालों में हम कहीं पछताना ना पड़े कि विज्ञान का विकास क्यों हुआ। आइंस्टीन जैसे लोग कहते हैं कि मैं पछता रहा हूं कि मैंने विज्ञान का विकास किया। और पता है इंडिया में कोयला खत्म हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की कटौती चल रही है, सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। कभी कभी ऐसा आपको भी लगता होगा कि हम गांव में अगर रहते होते, बागीचे के नीचे सोते होते, गांव के घरों में रहते होते, तो क्या बुराई थी? कोई बुराई नहीं। मनुष्यता ही खत्म हो जाएगी ऐसे कगार पे खड़े। सर ऐसा ही क्वेश्चन। अच्छा, मुगलों में जो दशमलव पद्धति थी उसको एक्सप्लेन कीजिए। देखो, ये मनसबदारी पद्धति, दशमलव पद्धति का मतलब ये होता है कि 10 सिपाहियों के ऊपर एक सिपाही। 10 सिपाही हैं, इनके इनका मालिक एक, इनका ऑफिसर एक, और फिर इस तरह के 10 ऑफिसरों का ऑफिसर एक, फिर उस तरह से 10 ऑफिसरों का ऑफिसर एक, तो इस तरह से पूरी चेन बनेगी। सबसे ऊपर बादशाह,
बादशाह के नीचे 10 लोग, सबसे ऊपर बादशाह, बादशाह के नीचे 10 लोग, फिर इनके नीचे 10-10 लोग, फिर इनके नीचे 10-10 लोग, फिर इनके नीचे इस तरह से, फिर इनके नीचे 10-10 लोग, हर एक के नीचे 10-10, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी हायरार्की होगी, पूरी की पूरी चेन होगी, और इन सबकी कड़ी जुड़ी रहेगी बादशाह से। इसको कहते हैं दसमों पद्धति, एक नेट की तरह जुड़ा हुआ है, जैसे अंगूर में गुच्छे गुच्छे में गुच्छे लगे रहते हैं ऐसे। ये मंगोलों ने तुमन पद्धति के रूप में शुरू किया था। हाँ, कूटागार शालाओं का संबंध किससे है, इसमें क्या दुविधा है? ये तो सही है, सही आंसर सी लगा हुआ है। आपको इसमें कोई दिक्कत है? सही बोल्ड किया हुआ है ना जी, अच्छी बात करते हो। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद का अर्थ क्या है? याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, और याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी है भारद्वाज ऋषि की पुत्री है, उनका नाम है कात्यायनी, और दूसरी मित्र ऋषि की कन्या है मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ऋषि हैं, दर्शन के प्रवक्ता हैं, संसार को मिथ्या स्वीकार किया है, फिर भी शादी की है। संसार को ये याज्ञवल्क्य मानते हैं कि संसार पारमार्थिक अर्थों में तो मिथ्या है, लेकिन व्यवहारिक संसार का महत्व है। एक दिन को लगा कि अब हमको संसार में कुछ करने को नहीं रह गया है, तो अब संसार छोड़ करके जाना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके वानप्रस्थ में जाने के लिए उद्यत हुए। तो दोनों पत्नियों के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम अपने संपत्ति को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, आधी तुम ले लो, आधी तुम ले लो। बहुत अमीर थे, अंबानी की तरफ थे। तो कात्यायनी ने तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है दे दो, लेकिन मैत्रेयी चुप रही, कुछ बोली नहीं। तो याज्ञवल्क्य ने पूछा कि क्यों तुम नहीं क्यों बोली, भाई ले लो, आधा तुम भी ले लो, आधा तुम्हारा भी अधिकार है। मैत्रेयी ने कहा कि देखिए, जिस चीज को आप त्याग के जा रहे हैं उस चीज को लेकर के मैं बेवकूफी बनूंगी। त्याग, आप जैसा व्यक्ति जिसको त्याग रहा है वो त्यागने योग्य है, तभी तो त्याग रहा है, भोगने योग्य तो है नहीं। आप क्यों जंगल जा रहे थे? याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं आत्मज्ञान के लिए जा रहा हूँ। तो क्या मैं भी तो आत्मज्ञानी, मतलब व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए? तृप्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, आनंद चाहिए। अब इस धन में वो चीजें रहती तो आप छोड़ के क्यों जाते? अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी, क्योंकि आत्मज्ञान से धन का कोई संबंध नहीं है। इस तरह से कात्यायनी को ऋषि की सारी संपत्ति मिल गई, और मैत्रेयी को उनके पति मिल गए। तो बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी का अपने पति के साथ बड़े रोचक संवाद का उल्लेख मिलता है। जैसे जैसे याज्ञवल्क्य को ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने सारा ज्ञान शेयर किया मैत्रेयी से। उसमें कुछ ज्ञान ऐसे हैं जैसे कि कोई भी संबंध इसलिए प्रिय होता है क्योंकि उससे कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है। मैत्रेयी ने अपने पति से यह जाना कि आत्मज्ञान के लिए ध्यानस्थ, समर्पित और एकाग्र होना कितना जरूरी है। याज्ञवल्क्य उनको उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जिस तरह नगाड़े की आवाज के सामने हमें कोई दूसरी ध्वनि ही नहीं सुनाई देती, वैसे ही आत्मज्ञान की इतनी प्रबल आकांक्षा होनी चाहिए कि सारा संसार व्यर्थ हो जाए। और भी बड़े रोचक संवाद, जैसे मैत्रेयी पूछती है कि क्या मृत्यु ही अंतिम सत्य है, उसके बाद कुछ नहीं होता? तो अब याज्ञवल्क्य ने उसको समझाया कि हमें अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, न तो जन्म लेती है न नष्ट लेती है। आत्मा को पहचान लेना अमरता को पा लेने के बराबर है। वैराग्य का जन्म ही अनुराग से होता है, क्योंकि मोक्ष का जन्म भी बंधनों से ही होता है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के पहले हमें जीवन के अनुभवों से गुजरना पड़ेगा। ये सब जानने के बाद भी मैत्रेयी की जिज्ञासा शांत नहीं होती है, और तो तपस्या में लीन रहती है, ध्यान में लीन रहती है। ये सब है इसमें गार्ग्य और मैत्रेयी की संवाद, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की संवाद। समझ गया? और इसी से एक उपनिषद बना है, बृहदारण्यक उपनिषद।
अनमोल, तुम यहाँ रेज हैंड करके बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो। इतना लंबा लिखते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रेज हैंड करके पूछो तो समझाएंगे। ये गुमनामी बाबा वाली थ्योरी 1960 में आई थी, रिसेंटली नहीं आई है। और ये फ्लॉप शो है, इसको गुमनामी बाबा को लोगों ने चप्पल जूते से मारा था। वो दावा कर रहे थे कि मैं हूँ। लोगों ने, उनसे विशेषज्ञों ने कुछ कुछ पूछा, जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानता होगा वही बता सकता है। सुभाष चंद्र बोस ही बता सकते हैं, बता नहीं पाए। फैजाबाद में बहुत मारा था, भीड़ में। बुक भी है यूट्यूब पे, सैकड़ों डॉक्यूमेंट्री है, सैकड़ों, एक नहीं, सैकड़ों। वेब सीरीज भी आजकल चल रही है। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? देखो, ये है पूरा का पूरा भारत मुगल काल में। अकबर के सामने ये चुनौती थी कि किस तरह से ऐसी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए कि भ्रष्टाचार विहीन एक पारदर्शी और स्वामिभक्त जेंट्री तैयार हो जाए। तो इसने पूरे भारत में अपने जो भी इनका साम्राज्य था उसको इन्होंने प्रशासनिक इकाइयों में बांटा। इन प्रशासनिक इकाइयों के जो प्रशासक होते थे उन्हें कहा जाता था जागीरदार। जागीर का मतलब होता है लैंड प्रॉपर्टी। ये जागीरदार छोटे 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 राजा होते थे, छोटे बड़े, बड़े भी होते थे, छोटे भी होते थे। अकबर ने इन जागीरदारों को कन्वर्ट किया, इन राजाओं को कन्वर्ट किया नौकरशाहों में, ब्यूरोक्रेट्स। कैसे? इनको एक पूरी की पूरी, जो मैंने अभी पीछे बतलाया था, दशमलव प्रणाली, पूरी की पूरी दशमलव प्रणाली की व्यवस्था में आबद्ध किया, जिसके शीर्ष पर अकबर था और बाकी नीचे चेन की तरह ये सारे मनसबदार जुड़े हुए थे। ऐसे पूरा जाल बनाया। ये जो जाल था इसी को कहते हैं मनसबदारी सिस्टम। मनसब का मतलब होता है पोस्ट। पूछते हैं ना कि किस पोस्ट पे हो, किस रैंक, किस पौधे पे हो। मनसब का मतलब होता है ओहदा। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 में जो ऊपर वाली चेन होती है, क्लास 2 में नीचे वाली चेन है, क्लास 3 में उससे नीचे, क्लास 4 से नीचे, ऐसे क्लासेस थे। तो एक जो व्यक्ति मनसबदार बनता था किसी भी क्लास का, वो उसका क्या ओहदा होता था, रैंक होता था, कोई भी रैंक हो, उस रैंक को कहते थे जात। तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी रैंक क्या है। और इसके पास दो दायित्व हुआ करते थे। पहला दायित्व था कि इसको प्रशासन करना है अपने इलाके का। मान लो इस इलाके का ये मनसबदार है, तो ये जो इलाका है इसका, इसको प्रशासन करना है। प्रशासन में क्या चीजें आती थी? उस इलाके की कानून व्यवस्था, उस इलाके में सड़क, चारागाह, सिंचाई व्यवस्था वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। और इस इलाके में लगान वसूलना है, क्योंकि मुगलों का प्रमुख आय का साधन लगान था। तो एक तो प्रशासन, दूसरा वहां का लगान। तो लगान मान लो इस इलाके से ये वसूल रहे हैं 100 रुपया उदाहरण के लिए, और इनका खर्च है 20 रुपए। तो ये 20 रुपए अपने पास रख लेते थे, ये निर्धारित होता था प्रशासन से। बाकी 100 रुपया ये, बाकी 80 रुपया ये देते थे बादशाह। इस तरह से बादशाह की भी कमाई होती थी बिना कुछ किए हुए, और ये भी अपनी कमाई कर लेते थे। ठीक है। अब इनके खर्चे क्या थे? एक तो इनका रैंक, इस 20 रुपए में इनका वेतन जुड़ा हुआ था, प्लस दूसरी चीज थी सवार। इनको सेना की एक टुकड़ी अपने पास रखनी पड़ती थी, ताकि बादशाह जब कभी भी लड़ाई करने जाएगा तो वो सेना की टुकड़ी लेकर के पहुंच जाते थे कि मैं भी आया हूँ आपके पास, मैं भी दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो अलग अलग मनसबदार की जितनी रैंक होती थी उतना ही उनको अलाउड था कि उतना ही घुड़सवार वो रखे। जैसे छोटा मनसबदार है तो 10-20 घुड़सवार भी होते थे उसके पास। उससे छोटा मनसबदार, उससे बड़ा मनसबदार तो 100 घुड़सवार, 1000 घुड़सवार, 50,000, 20,000, लाख, 10 लाख। जैसे दारा शिकोह वगैरह जैसे जो मनसबदार होते थे उनके पास लाखों की सेना होती थी। सबसे ज्यादा दारा शिकोह को ही दिया गया था 7। तो इस 20 रुपए में इनको सवार का भी भरण पोषण करना था। हाँ, 60,000। और जात मतलब इनकी अपनी सैलरी भी निकालनी थी, अपना रुतबा भी मेंटेन करना था। 20 रुपए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये 20 लाख रुपए भी हो सकते हैं। अब ये नियम बनाया गया कि इनकी जितनी जात है उससे ज्यादा सवार नहीं कर सकते। मान लो इनकी जात है 100, तो 100 ही सवार होगी। 100 जात का मतलब है कि 100 रुपए सैलरी ये ले रहे हैं, तो 100 जात का मतलब 100 रुपए की सैलरी ले रहे हैं। 100 सवार का मतलब 100 घोड़ा रखेंगे, 100 घुड़सवार। 100 से ज्यादा घुड़सवार इनको रखना अलाउड नहीं। क्यों? ऐसा क्यों किया गया?
ऐसा इसलिए किया गया कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा, अब उस समय सेना का मतलब क्या होता है, मुगल काल में सेना का अर्थ ही क्या होता है, सेना का अर्थ होता है शक्ति। मुगल बादशाह और एक किसी मनसबदार में क्या फर्क है, केवल सेना का ही फर्क है, बाकी दो हाथ दो पांव वाले उनके पास भी हैं। तो इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अपने जात से ज्यादा ये सवाल नहीं रखेंगे, क्योंकि विद्रोह की संभावना है, वो विद्रोह कर सकते थे। जात को 100 कहीं से गुड़ा गणित लगा के सुनो। तो इनको कैपिंग कर दी गई ऊपर से कि अपनी जात से ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे। तो ये मनसबदारी सिस्टम चलाया था अकबर ने। अकबर का ही उद्देश्य था कि एक ट्रांसपेरेंट ब्यूरोक्रेसी स्टैब्लिश करना, और इनका ट्रांसफर भी होता रहता था, इनको एक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ट्रांसफर करते रहते थे। दूसरी बात इनके लिए ये थी कि जहांगीर के टाइम में इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया। जहांगीर के समय एक नया सिस्टम लगाया गया, 2 2 का क्या था कि जितने इनके पास सवार होंगे उसका 1.5 गुना गिना जाएगा, यानी इनकी सैलरी 1.5 गुने की दी जाएगी, सवार होंगे उतने ही। मान लो सवार है 100, लेकिन इनको सैलरी मिलेगी 150 की, 50 रुपए की फालतू में मिलेगी। ये 2 उन्हीं को दिया जाता था जो शहजादे होते थे, राजकुमार होते थे, रॉयल फैमिली के होते थे। क्यों ऐसा किया जाता था? उनकी शिकायत होती थी कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, हमारी अय्याशियाँ ज़्यादा हैं, और हमारा आपने तो हमें छोटा सा मनसबदार बना दिया, उसमें खर्चे ही नहीं पूरे होते, हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये 2 बना दिया, यानी अस्पानी घोड़ा, 2 घोड़े को 3 घोड़ा गिना जाएगा, 2 घोड़े का 3 घोड़े जितना खर्च दिया जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है पैसा, उससे अय्याशी करो। इसके बाद आगे चल करके और इसमें अमेंडमेंट हुए। एक हुआ मशरूत, ये औरंगजेब ने किया। औरंगजेब ने कहा कि भाई लड़ाई तो हम कभी कभी लड़ते हैं, और तुम जो है सेना हमेशा भर्ती रखते हो, हमेशा उसको खर्चे दे रहे हैं, घोड़े को खिला रहे हैं पिला रहे हैं। तो ऐसा करो कि जब लड़ाई नहीं हो रही हो तो इनको फ्री कर दो, इनको नौकरी से निकाल दो सेनाओं। जब हम युद्ध में जाएंगे तो फिर 1 महीने पहले तुमको बता देंगे, क्योंकि पूरे भारत में सारे अपना 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 सेना खिलाते पिलाते रहते थे। आकस्मिक लड़ाई हो तो 10 लाख की टुकड़ी मान, 1 लाख की टुकड़ी मान लो चाहिए, 1 लाख तक रिजर्व रखो तो हमारे केंद्रीय सेना में ही है। लेकिन हम 9 लाख को एक्स्ट्रा खिला रहे हैं, 10 लाख को खिला रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं, वो बैठ के खा खा के मुस्टंडे होते जा रहे हैं। तो औरंगजेब ने कहा कि मसरूत का मतलब ये हुआ कि जब लड़ाई नहीं हो रही हो तो बाकी सेना को डिजोल्व कर दो, लड़ाई होने वाली है जब जरूरत हो तो उनको फिर से भर्ती कर लेंगे। जैसे एडहॉक टीचर होता है ना, एडहॉक टीचर आपने सुना होगा कॉलेजेस में, जब सेमेस्टर शुरू होता है तो टीचर को भर्ती कर लेते हैं, जब सेमेस्टर खत्म होता है तो टीचर को रिलीव कर देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत होता है, अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़। तो एडहॉकिज्म आज से नहीं चल रहा है, औरंगजेब के टाइम से ही चल रहा है, इसे कहते हैं मसरूत। तीसरा एक शाहजहां ने भी किया था, सीमाहा शीसमाहा, जागीर। उसमें ये था कि मान लो कोई मनसबदारी, जैसे ये जागीर ए है, ये जागीर बी है, ये जागीर सी है, तो अनुमान ये है कि जागीर ए से हमें 10 रुपए की आय होगी, जागीर बी से 20 रुपए की आय होगी, जागीर सी से 30 रुपए की आय होगी। तो मनसबदारों को इस हिसाब से वेतन दिया जाएगा, ऐसा अनुमान था। लेकिन आय का साधन है खेती, और खेती पूरी तरह से निर्भर है मौसम पर। अब सी में सूखा पड़ गया है, बारिश ही नहीं हुई, उस समय थोड़ी ना था कि वो स्प्रिंकलर से पानी चढ़ दिया। बी में बाढ़ आ गई, ए में कुछ और प्रॉब्लम हो गई। अब इसमें जो है 10 का 10 तो मान लो मिल गया, बी में 20 रुपये मिलना था तो इसका 10 ही रुपया मिला, सी में 30 रुपये मिलना था तो इसका 5 ही रुपया मिला। ठीक है। तो सीमाहा जागीर वो कॉन्सेप्ट था कि जिसमें किसी भी प्रकार की, इस प्रकार की आपदा में हम इनके जो भी नुकसान है उसकी भरपाई कर सकें, और इनका जितना कम वसूली हुआ है उतने लगान को माफ कर दें। तो इसमें कैटेगरी बांट दी जाती थी, हर साल कुछ ना कुछ, कहीं कहीं, इतना बड़ा देश है कुछ ना कुछ होता ही रहता था। तो शी माह जागीर उसमें डिक्लेयर। तो ये है पूरी की पूरी मनसबदारी व्यवस्था, समझ में आ गई। फ्यूडलिज्म और फ्यूडल व्यवस्था में सरफडम, इसके साथ साथ मैनोर व्यवस्था भी जुड़ी हुई है। ये विदेशों में 2 प्रकार के फ्यूडलिज्म है, एक भारतीय फ्यूडलिज्म है और एक विदेशी फ्यूडलिज्म है। इस पे आर एस शर्मा ने काम किया है, जिसे कहते हैं सामंतवाद। सामंतवाद का तुलनात्मक अध्ययन किया है डी डी कोशाम्बी और आर एस शर्मा ने।
रुको 1 मिनट में आ रहा हूँ। सामंतवाद। जो मनसबदारी मैंने बताया, उस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं रही हैं पूरी दुनिया में, ठीक है ना। आपको याद होगा कि प्री मिडिवल एज में यह सामंतवाद था। सुल्तानों के काल में इक्ता व्यवस्था थी, मुगलों के टाइम में मनसबदारी हो गई, अंग्रेजों के टाइम में जमींदारी हो गई। साउथ इंडिया में आपने देखा होगा नायंकर व्यवस्था, आयंगर, नायनकार, अमरनायक जिसके होते थे प्रशासक। ये सब एक ही चीज लगभग है, थोड़ी बहुत टेक्निकल डिफरेंसेस के साथ। इसका मेन मुद्दा यह है कि राजा के नौकर हैं, छोटे मोटे राजा हैं, और वहां से अपना खींच करके रेवेन्यू और राजा को देते हैं, और राजा इसके बदले में उनको थोड़ा सा अधिकार देता है, छोटे मोटे राजा बनाते हैं। तो यूरोप में भी सामंतवाद का विकास होता है, लेकिन यूरोप में रोमन साम्राज्य और उसके अंतर्गत यह सामंतवाद का विकास हुआ। उसकी परिस्थितियां पूरी तरह से अलग है। तो आपके सिलेबस में यूरोप वाला है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये जो सर्फडम वगैरह आप बता रहे हो ना, सर्फडम और ये जो सिस्टम बताया हो, ये सब यूरोप का है, भारत का नहीं। भारत में रामचंद्र शर्मा ने जिस सामंतवाद की बात की है, वो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा भूमि अनुदानों के आधार पर घटित है, और थोड़ी बहुत कृषि दासत्व प्रथा भी है, सर्फडम भी है, बेगारी जिसको कहते हैं। तो डीडी कोशाम्बी भी इसी प्रकार के सामंतवाद की बात करते हैं, डॉक्टर सतीश चंद्र भी इसी प्रकार की बात करते हैं। तो यूरोप और भारत में दोनों की तुलना नहीं की जा सकती थी। अब यूरोप में जो सामंतवाद था, उसमें राज्य सेवा करने के पुरस्कार स्वरूप भूमि देता था, और जिन इलाकों की वो प्रशासनिक देखरेख करते थे, उसका पूरा राजस्व उनको प्राप्त होता था, और अपने अधीनस्थ लोगों में से प्राप्त कर में अपने प्रभु को नियमित रूप से कुछ नजर भेजता रहेगा, लेकिन वो फिक्स नहीं था। और राजा अफसरों को नगद वेतन के बदले जमीन देता था, जमीन अन्य लोगों को भी दी जाती थी जिसको राजा पुरस्कृत करना चाहता था। तो यूरोपीय सामंतवाद में किसानों को जमींदारों या उन व्यक्तियों के लिए काम करना पड़ता था जिन्हें जमीन दे दी जाती थी, और जो सामंत कहलाते थे। सामंतों का कर्तव्य राजा के लिए सेना इकट्ठा करना था। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारतीय सामंतवाद से मिलती जुलती हैं। लेकिन भारतीय सामंतवाद में कुछ चीजें अलग हैं, बिल्कुल पूरी तरह से अलग हैं। वो चीज क्या है? पहले तो बेगारी इतनी ज्यादा नहीं है। दूसरी, भारतीय सामंतवाद में एक जो ये शब्द अभी बोले हो, क्या शब्द है इसमें, मैनर सिस्टम। मैनर सिस्टम भारतीय सामंतवाद से रिलेटेड नहीं। तो ये दोनों चीजें पूरी तरह से अलग हैं यूरोपीय सामंतवाद से, भारतीय सामंतवाद। समझ गए? और कोई प्रश्न? कुषाण संरचना की मजबूती सुर्खी और चूने के उपयोग के द्वारा होने को कौन मानता है? नहीं, दास प्रथा सामंतवाद के पहले से ही है। वैदिक काल में भी दास प्रथा है ना। आर एस शर्मा। इनमें कौन सा है? इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुवादित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? रियाज तुम अभी को आ रहे हो, इतना रियाज होने के बाद। और आके तुम अंग्रेज चले गए, बस ये दो चीज सिखा गए। कौन सा चीज? सॉरी एंड थैंक यू। और शाहरुख खान जी ने सिखा दिया दोस्ती में नो, नहीं, सलमान खान जी ने दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक।
प्लीज नहीं, थैंक यू। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये संबंधित है महात्मा गांधी से। ये ट्रांसलेशन किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। 1934 में। ये उपनिषदों का अनुवाद है। उपनिषद के शुक। तो महात्मा गांधी ने इन ट्रांसलेशन को यरवदा जेल में, जब ये कैद थे 1930 में, उपनिषद के सूक्त के साथ साथ मनु स्मृति का भी इसमें सूक्त है, तुलसी का भी, कबीर, नानक, मीरा, रामदास, तुकाराम और बहुत सारे दूसरे जो पोएट्स। तो गांधी जी ने इन सबका ट्रांसलेशन मेनली इंग्लिश में किया, और गांधी जी ने इन सबका ट्रांसलेशन सिर्फ एक व्यक्ति को लक्षित करने के लिए किया था, मीराबेन को। मीराबेन के लिए ही किया, और इसको पब्लिकेशन के लिए तैयार किया था जॉन हॉलैंड ने। पश्चिम में, वेस्ट में। और इसका नाम रखा सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। समझ गए? और कोई प्रश्न? अब कोई प्रश्न नहीं है? अरे क्लास में हो तुम लोग, कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? एमसीक्यू करना है? चलो मैं अपलोड करता हूँ। एक मिनट। चलो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 15 सेकंड ही देंगे, टाइम वैसे भी कम है। मुरजुल जहाब का लेखक कौन था? अल मसूदी, अल बरनी, अल उतबी, इब्न हक्कल।
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बर्नी ने व्यापारियों के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है, निम्न में से कौन सा नहीं है इसमें से? बरकेशियान, तुज्जार, करवानियान, मुल्तानियान। बरकेशियान। फतहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमण से, अरबों के सिंध विजय से, महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण से, बलबन की नीतियों से। अरबों के सिंध विजय से। अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई चिशनामा को फतेहनामा से भी जाना जाता है। यह ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ को रेखांकित करती है। इसमें अरबों की सिंध प्रदेश पर विजय का विवरण मिलता है। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नासरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फारसी में अनुवाद। इब्न बतूता ने मुल्तान की जामा मस्जिद में एक अरबी लेख देखा जिसमें सुल्तान मंगोलों को 29 बार टक्कर लेने का जिक्र है। इब्न बतूता किस सुल्तान का जिक्र कर रहा है? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और इल्तुतमिश। गयासुद्दीन तुगलक का नाम इसलिए गाजी मलिक भी पड़ा था ना, 29 बार इसने मुगलों को हराया था, मंगोलों को। और इसीलिए इसको बॉडीगार्ड नियुक्त किया गया था कैकोबाद का। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? कश्मीर, सिंध, पंजाब, गुजरात। प्रयाग प्रशस्ति के लेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रयाग प्रशस्ति लेख बिना तिथि का है। ह्वेनसांग और बरूनी ने अपनी प्रयाग यात्रा में इसका उल्लेख नहीं किया है। प्रयाग प्रशस्ति में पश्चिमी दक्षिणी भारत पर शासन करने वाले वाकाटकों का कोई उल्लेख नहीं है। इनमें से कोई नहीं। किस सुल्तान ने सोने के सिक्के की ओर एक और देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद इब्न शाम, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। प्रयाग प्रशस्ति के लेख के अनुसार गंधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण समुद्रगुप्त ने निम्नलिखित में से किसे लज्जित नहीं किया? इंद्र, तुम्बरु, नारद, कश्यप।
तुगलक साम्राज्य कितने भागों में बटा हुआ था? 16 मुक्तो 19 23 27। नादिर शाह के बारे में कौन सा कथन सही है? नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को फिर से मुगल साम्राज्य का सम्राट बनाया। नादिर शाह ने मुगल सम्राट को सैनिक सहायता का वचन दिया। वली और अमीर के पदों को किसने अलग किया? बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। दीन इलाही के अंतर्गत आने वाले शब्द जल्ले जलालहू का क्या तात्पर्य है? सम्राट ईश्वर की तरह महान हो, सम्राट आध्यात्मिक गुरु है, सम्राट सदैव विजयी हो, सम्राट के चरणों में समर्पण हो, उसके यश में वृद्धि हो। फिरोज शाह ने जौनपुर की स्थापना किस वर्ष में की? 1359, 1394, 1401, 1440। वह कौन सा स्थान है जहां जहांगीर ने पुष्कर का पूरा गांव ब्राह्मणों को मदद ए मास के तौर पर दे दिया? भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, रणथंभौर। फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया? जकात, जजिया, सिंचाई कर और खम्स। जहांगीर ने अपने पिता की भांति हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णुता निभाया। उसने किसे हिंदुओं का जज नियुक्त किया? मान सिंह, तुलसीदास, जगरूप चंद्र, श्रीकांत।
कला इतिहासकार परसी ब्राउन को किस काल को मकबरों का काल संबोधित किया है? इलबारी, खिलजी, तुगलक और सैयद और लोदी काल। औरंगजेब ने अपने दूसरे राज्याभिषेक में, जो कि 15 जून 1659 को दिल्ली में संपन्न हुआ, निम्न में से कौन उसकी उपाधि से नहीं जुड़ा हुआ है? अबुल मुजफ्फर, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिश्र विजयी, बादशाह गाजी। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये फाइनल लीडर बोर्ड है। पद्मा फर्स्ट, चंद्रवीर सिंह सेकंड, भारती थर्ड, प्रिया, सुनीता, संदीप, शिव कुमार, गुंजन, अनमोल और विजेंद्र। मिलते हैं 9 बजे कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ, और इस सत्र पे विराम देते हैं। सभी को बाय बाय।